हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनी एंड वेलकम टू MK अकेडमी नंबर 1। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड्स, और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और चलिए फ्रेंड्स, आगे के प्रिपरेशन के लिए मैं आज लाई हूँ कोहलबर्ग की थ्योरी। तो कोहलबर्ग की कौन सी थ्योरी थी, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपकी सभी फ्रेंड्स के पास मेरा वीडियो पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो कौन सा नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिए थे? तो कोहलबर्ग ने दिए थे फ्रेंड्स। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है कि नैतिक विकास की थ्योरी किसने दिए, या फिर कोहलबर्ग का थ्योरी क्या है, ये आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लिखना होगा नैतिक विकास। आगे देखते हैं, कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे फ्रेंड्स। ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। तो यहाँ पे नैतिकता के बारे में जान लेते हैं कि नैतिकता का अर्थ क्या है। तो नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है फ्रेंड्स। यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा न नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है फ्रेंड्स। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। यानी जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, जब वो समाज में रहता है, समाज के साथ उठता बैठता है, तो वो सब कुछ अच्छा या बुरा जो भी हो वो समाज से सीखता है। इसीलिए फ्रेंड्स कहा जाता है कि विकास की जो प्रक्रिया है उसमें वातावरण की अहम भूमिका होती है, क्योंकि बच्चा समाज से ही सीखता है। और फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी नैतिकता के बारे में जाने हैं, अब नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिए थे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया हुआ है नैतिक विकास के 3 स्तर होते हैं और 6 चरण होते हैं। यानी जितने भी स्तर होते हैं उसका उप स्तर होता है, जैसे चरण कहते हैं। तो एक स्तर में 2 चरण होते हैं, तो 2 यानी 3 स्तर में 6 चरण हुए। नैतिक विकास की उप अवस्था जो होती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है फ्रेंड्स। यानी 3 स्तर जो होती है इसके 3 और उप अवस्था होती है। यानी एक स्तर में 2 उप स्तर होता है, तो वो 6 चरण हो गया। अब इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण है फ्रेंड्स। मतलब जितने भी चरण हैं उनमें क्या है, तो उनमें क्या कहते हैं, इनमें दुविधाओं से भरा हुआ रहता है। आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स ये नैतिक दुविधा क्या है, वो आगे इसके बारे में भी देखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो में। पूर्व नैतिक स्तर। तो फ्रेंड्स जो सबसे पहला, ये 3 स्तर होते हैं ना, ये 3 स्तर में सबसे पहला स्तर क्या है? तो सबसे पहला स्तर है पूर्व नैतिक स्तर। यानी यह 4 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था होती है। और इस स्तर में भी 2 उप अवस्थाएं पाई जाती है फ्रेंड्स, 2 अवस्थाएं होती है। तो चलिए उन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। और पहले ही दिया हुआ था कि इनका जो उप अवस्था होती है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आप यहाँ से इसे ध्यान से देखिएगा। तो पहला है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। तो फ्रेंड्स ये आज्ञा एवं दंड की अवस्था का क्या मतलब हुआ? तो इस अवस्था में बच्चा डरता है। क्या क्यों डरता है? कि अगर वो आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे सज़ा मिल सकती है। यानी उसके जो पेरेंट्स हुए या फिर जो स्कूल के टीचर हुए, जो भी हुए, अगर वो आज्ञा दिए और बच्चा पालन न किया तो उसे सज़ा मिल सकती है। तो बच्चा का इसमें डर बना हुआ रहता है। और इसी का दूसरा जो है उपावस्था, यानी इसका जो दूसरा स्तर है वो क्या है? दूसरा अवस्था है तो अहंकार एवं साधनात्मक सापेक्षा की अवस्था। तो फ्रेंड्स इस अवस्था में क्या होता है? तो इस अवस्था में बच्चा एक दूसरे बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करता है तो वो दूसरा बच्चा भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। यानी अगर मान के चलिए 2 बच्चा हुआ, तो पहला बच्चा अगर दूसरे को मारता है तो दूसरा बच्चा भी पहले को मारेगा। तो यही अहंकार का या सापेक्ष की अवस्था होती है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब आगे ये पहला पूर्व स्तर, नैतिक पूर्व स्तर पढ़ लिए हैं, अब इसका दूसरा पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो दूसरा स्तर है वो है परंपरागत नैतिक स्तर। फ्रेंड्स अब ये दूसरा स्तर पढ़ेंगे। यह 10 वर्ष से 13 वर्ष की अवस्था होती है। कितने वर्ष की अवस्था होती है? तो यह 10 वर्ष से 13 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला कौन सा है? तो पहला है प्रशंसा की अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चा जो है वो क्या अपना प्रशंसा सुनना बहुत पसंद करता है। जैसे कि वह दूसरे लोगों से अपनी प्रशंसा करने के लिए करता है। जैसे परिवार, स्कूल या आस पास जो भी है वो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की जो सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। यानी वो अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं वो बच्चा इस अवस्था में। दूसरा स्तर का दूसरा उप अवस्था है फ्रेंड्स। तो इसमें जो सामाजिक व्यवस्था है, इसमें बच्चा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना बच्चे में आ जाती है, यानी विकसित हो जाती है। कोहलबर्ग के अनुसार इस अवस्था में बच्चा समाज द्वारा बनाए सभी नियमों का पालन करता है। यानी बच्चा इसमें जो समाज जो कहता है
वो बच्चा मानने को तैयार हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स लेकिन यहाँ पर एक अगर कहीं पर बच्चा का नुकसान होता है उस नियम से, सभी नियमों का पालन करता है, जैसे रेड लाइट पार करते समय एक्सीडेंट हो सकता है, तो बच्चा यहाँ पर रेड लाइट पार नहीं करेगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अब आगे है उत्तर परंपरागत स्तर। ये तीसरा स्तर है। ये तीसरा स्तर उत्तर परंपरागत स्तर, यह 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है फ्रेंड्स। इस अवस्था में बच्चा अपनी डिसीजन खुद लेता है, यानी बच्चा यहाँ पर किशोरावस्था में आ जाता है। तो यहाँ पे आप किशोर भी बोल सकते हैं, बच्चे की जगह पे 13 वर्ष के वो किशोर हो जाते हैं। किशोरावस्था 12-13 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो वो अपनी डिसीजन खुद लेने लगता है। और इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। तो अब वो दोनों भाग देख लेते हैं, क्योंकि वो दोनों भाग इम्पोर्टेंट इसमें माना जाता है। तो पहला है सामाजिक अनुबंधन। तो बच्चा इस अवस्था में, या फिर किशोर आप कह सकते हैं, बच्चा इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है। लेकिन अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो वह नियम को तोड़ देता है। जैसे कि अगर कोई बीमार व्यक्ति हो, या फिर उसके घर में हो, या फिर उसके आस पड़ोस में अगर कोई बीमार व्यक्ति हो, उसको लेकर अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो और वहाँ पर रेड लाइट पर आपको रुकना पड़ेगा और हॉस्पिटल जाने में देर हो जाएगी, तो किसी की, यानी जो बीमार व्यक्ति है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो बच्चा यहाँ पे उसको रेड लाइट तोड़ के उसे हॉस्पिटल ले जाएगा, यानी वहाँ पे रेड लाइट तोड़ना उसके लिए ज़रूरी है। किससे? तो बीमार व्यक्ति से ज़्यादा वो यहाँ पर रेड लाइट को वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि कहेगा कि रेड लाइट तोड़ के इसे बचाना है, चाहे जैसे भी हो। इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा स्तर है सार्वभौमिक संबंध। तो इस अवस्था में बालक कुछ नियम खुद से बनाता है और दूसरों की भलाई के लिए वो जान पर भी खेल जाता है। यानी बच्चा यहाँ पे समाज से अच्छे से जुड़ जाता है, वो समाज के लिए कुछ भी कर गुजरने का तैयार रहता है, कुछ करने पर तैयार रहता है और कुछ नियम खुद से भी बनाता है समाज के साथ साथ। और आगे देखते हैं, आगे फ्रेंड्स इसका एक कहानी भी होती है, जो मैं कहानी यहाँ पर मेंशन नहीं की हूँ, लेकिन वो कहानी जो था नैतिक दुविधा। यहाँ पे एक हिंज नाम का एक व्यक्ति होता है, जिसकी बीवी यहाँ पे बहुत बीमार होती है फ्रेंड्स, और उसके पास दवाई के लिए पैसा नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर जो दवाई का नाम बताता है वो बहुत ही महंगा होता है, और केवल एक वही दवाई से वो औरत, उसकी जो पत्नी थी, हिंज की पत्नी, वो ठीक हो सकती थी। तो वो नैतिक दुविधा थी, जो कि कोहलवर की एक स्टोरी है, एक कहानी है, जो वो अपने बच्चे को सुना के और उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे कि बच्चा उसको क्या जवाब दे रहे हैं उसमें। तो फ्रेंड्स वहाँ पर एक कहानी का एक लाइन मैं बता रही हूँ। वहाँ पे था, अगर वो उसके पास पैसा था नहीं, और अगर वो चोरी करके दवाई अगर ले जाता है तो उसको पुलिस से पकड़ लेगी, और अगर दवाई को चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। तो यहाँ पर बच्चा से पूछा गया कि वो उसे क्या करना सही रहेगा, तो उसी को नैतिक दुविधा कहा जाता है फ्रेंड्स। तो सही और गलत के बारे में जब डिसीजन लेने की प्रक्रिया होती है, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नैतिक दुविधा कहते हैं। तो फ्रेंड्स हिंज ने वहाँ पे चोरी कर ली थी दवा, क्योंकि उसे बीवी को बचाना, अपनी पत्नी को बचाना था, तो वो दवा को चोरी कर ली थी, बीवी को बचा ली, फिर वो उसे सज़ा मिली, यानी वो फिर से वो जेल चला गया। तो अब यहाँ पे है नैतिक तर्कना, यानी सही और गलत में किसी एक को चुनना होता है। जैसे कि हिंज ने चोरी का रास्ता चुना, क्योंकि उसे चोरी करना वहाँ पे सही लगा। तो वहाँ पे इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि सही और गलत में किसी एक का चुनना होता है, जिसे नैतिक तर्कना कहते हैं फ्रेंड्स। तो बच्चे से यहाँ पर सवाल किया जाता है कि बच्चे उसका क्या जवाब दे रहे हैं। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि वहाँ पे हिंज को चोरी नहीं करना चाहिए था, ताकि उसे सजा नहीं मिलती, और कुछ बच्चे यहाँ पर बोले थे कि अगर हिंज चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी मर जाती। तो बच्चे यहाँ पे सही और गलत दोनों डिसीजन लेते हैं। कुछ बच्चे सही डिसीजन लेते हैं, कुछ बच्चे गलत लेते हैं, यानी कुछ बोलते हैं कि चोरी करना गलत बात है। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं पर लास्ट होती है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।